सो आप उम्मीद है कि रिवाइज करके आए होंगे, है कि नहीं? ठीक है, कल वाला कंटेंट रिवाइज किया होगा आपने। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, ये मैं बनाना चाह रहा हूं क्या ग्राफ? ये मैं बनाना चाह रहा हूं आयरन का एलोट्रोपी ग्राफ। ठीक है, अंकित जी आप बताइएगा कहां पर मुझे गामा फेज मिलेगी? ना ना, देखना नहीं है, देखने का क्या फायदा फिर? जल्दी से बोलो, कहाँ मुझे गामा फेज मिलेगी एलोट्रोपी? पहले तो ये बताओ, ये वाली डायरेक्शन किसकी है? अतुल जी आप बताओ, ये डायरेक्शन किसकी है? एलोट्रोपी की बात कर रहा हूँ, जल्दी से बोलो। टाइम की, कंफर्म? ओके, ये डायरेक्शन किसकी है? आशीष जी आप बताओ। टेम्परेचर पक्का एलोट्रोपी है ये? गड़बड़ ना हो जाए देख लो, टेम्परेचर लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अतुल जी आप बताओ। चलो, बीटा फेज कहाँ तक होती है? सॉरी, बीटा फेज कहाँ तक होती है बताओ। हाँ, अरे पढ़ाई तो थी कल, बीटा फेज नहीं होती है? होती है, माइंड में आ गया था। प्लीज, अल्फा गामा एंड डेल्टा, बीटा भी ऑप्शन में आएगा बट बीटा नहीं होता है। ठीक है, तो बीटा नहीं होती है, अल्फा होती है। कहां से कहां तक होती है? टेम्परेचर की वैल्यू बताइए। आई थिंक विजय जी आए नहीं थे कल। ठीक है, अमन जी बताइए जल्दी से, अल्फा की वैल्यू बताओ चलो जल्दी से। 723 तक, 723 तक होगी। पढ़ने के बाद इतना गड़बड़ करोगे तो हो गया कर। मैंने एलोट्रोपी की बात कर रहा हूँ। 768, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 910, 910 अमन जी कर दोगे आप तो गड़बड़। ठीक है, अच्छा हम मनीष जी बताओ भाई, 910 में ये जो मैं टेम्परेचर लिख रहा हूँ, मान लीजिए 768, ठीक है, इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। क्या होता है यहाँ? इससे नीचे क्या होगा और इससे ऊपर क्या होगा? सरफेस चेंज होगा। एक सेकंड, फेज चेंज होगा। ओके, और कुछ? और कुछ भी निकालो, सरफेस भी, फेज भी, और कुछ? हाँ, यहाँ कोई फेज चेंज नहीं होगी, ये होगा नॉन मैग्नेटिक और ये होगा मैग्नेटिक। इससे नीचे अगर मैं ये वाला पॉइंट बात करता हूं तो यहाँ मैं क्या फेज चेंज करूं ऐसे करके? ठीक है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है? प्रॉपर्टी चेंज। प्रॉपर्टी, फेज चेंज कहाँ हुई? 910 पर। ठीक है, 910 से पहले पहले क्या था? ये अल्फा आयरन। अल्फा आयरन क्या होता है? अल्फा आयरन कौन सा फेज होता है? बीसीसी, वेरी गुड। ठीक है, इसके आगे क्या होगा? कहां तक लेके जाऊं इस वाले टेम्परेचर को? एलोट्रोपी चल रही है सुरभि जी, कहां तक लेके जाऊं? 1400, 1395, बहुत बढ़िया। कौन सा वाला इसका फेज होता है? एफसीसी। कौन सा? गामा आयरन, गुड। गामा आयरन एफसीसी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? कहां तक लेके जाऊं इस वाली फेज को? 1500। आप ना आयरन कार्बन एंड एलोट्रोपी में मिक्स कर चुके हो माइंड को। 1495 में क्या आया था? 1495 में क्या है? ठीक है, पैरेटैक्टिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है, बट वहां की हमें बात नहीं करनी थी। 1495 वो सही जा रहा है। डेल्टा का मैक्सिमम, डेल्टा का मैक्सिमम कितना होगा? कितना होगा? 0.1%। याद आ रहा है? ठीक, तो ये जो चीज, ये वाला जो था वो 1495 नहीं था, ये एलोट्रोपी चल रही है। एलोट्रोपी में मैक्सिमम कहां तक था? ये 1539। क्योंकि अभी ये किसकी एलोट्रोपी है भाई? ये है प्योर आयरन, मतलब इसमें कार्बन परसेंटेज राशि भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है ये 1539 के बाद में क्या बन जाता है? ये क्या है? ये है डेल्टा आयरन। इसका फेज क्या होता है? स्ट्रक्चर बीसीसी। ठीक है, ठीक है, बीसीसी। और यहाँ इसके बाद में क्या हो गया? ये लिक्विड। ठीक है, तो चलो एलोट्रोपी वाले क्वेश्चन उम्मीद है आप कर पाओगे अब। ठीक है, जिनको आंसर्स में दिक्कत आई है वो प्लीज रिवाइज कर लो, क्योंकि क्वेश्चन यही आते हैं। ठीक है, बस मैं वर्डिंग में तो नहीं दे रहा, वर्डिंग में कब मिलेंगे क्वेश्चन? हाँ भाई देखो, किसी चीजों को डिले नहीं करना है। आपको मैंने कौन सा वाला टेस्ट करवा दिया है? मैंने आपको स्ट्रक्चर करवा दिए। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड डिफेक्ट खत्म हो गए हमारे टेस्ट वाइज, है ना? स्ट्रक्चर एंड डिफेक्ट खत्म हो गए। अब हमने क्या आगे कवर कर लिया है? मैकेनिकल टेस्ट। और कल क्या कवर कर लिया है? ऑलमोस्ट 80% आयरन कार्बन फेज डायग्राम, एफईसी डायग्राम। ठीक है, तो आपके सिर्फ और सिर्फ
आज तक की स्टडी जो एफवीसी डायग्राम तक रहेगी, अभी कुछ चीजें और हैं उसमें, ठीक है, कैलकुलेशन वो और मैं बताऊंगा। ये कंप्लीट करने के बाद आपका कल इन चीजों का टेस्ट होगा। किन चीजों का? मैकेनिकल टेस्ट एंड एफवीसी डायग्राम। आज जो अगर कंटेंट बचेगा ना, जो मतलब मैं पढ़ाने वाला हूँ, हद से ये वाला काम 1 घंटे में हो जाएगा। मैंने आपको वर्डिंग पहले दे दी थी, बस उन्हें समझाना है कितने इक्वेशंस होते हैं, कैसे होते हैं, बस उन्हें लिखवाना है। ठीक है, लिखा हुआ भी शायद आपने होगा, इसमें दी हुई थी, है ना, सब कुछ लिख लिया ना, ठीक है, लास्ट तक एकदम, है ना, सफिक्स वगैरह भी ठीक। तो उसके बाद मुझे अब ज्यादा कुछ लिखवाना नहीं पड़ेगा, बस सिर्फ समझाना है इन चीजों को ना, वर्डिंग वाइज। वो भी कल समझा दिया था, बस थोड़ा फिर से रिकैप्चुलेट करना है। तो इसके बाद जैसे मान लीजिए अभी 10:15 हो रहे हैं, 11:30 तक, 11:30 तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। 11:30 के बाद स्टार्ट हो जाएगा हमारा ट्रिपल टी डायग्राम। तो ट्रिपल टी डायग्राम के क्वेश्चन कल नहीं मिलेंगे, ठीक है। ट्रिपल टी आज कंप्लीट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कल थोड़ा बहुत बचेगा। उसके बाद हम पहले हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिपल टी उसके साथ मिक्स करेंगे, तब जाके उसका हीट ट्रीटमेंट के साथ में टेस्ट लूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, तो अभी कल के लिए टेस्ट के लिए तैयारी रखिएगा इसकी, ठीक है। चलो, ये जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, ये वर्डिंग वाइज कल मिलेंगे आपको, ठीक है। अभी आयरन कार्बन फेज डायग्राम, एफवीसी डायग्राम। एफवीसी डायग्राम में मुझे ये बताइएगा, ठीक है, एफवीसी डायग्राम, ठीक, ऐसे लगा दिए, ठीक है, ये ऊपर चल रहा होगा, ठीक। आप मुझे ये बताइए, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाली लाइन कौन सी थी? ये वाली लाइन आयरन परसेंटेज, ये वाली लाइन कार्बन परसेंटेज। ये कार्बन परसेंटेज, ये आयरन परसेंटेज दिखाओगे ना भाई? ये क्या है हमारी आयरन परसेंटेज? ठीक है, तो आयरन परसेंटेज क्यों निकला मुझसे? ठीक है, तो प्लीज ये चीजें गड़बड़ मत करो माइंड में कि एक कार्बन है तो एक आयरन हो गया, एक्स और वाई लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्स भी इधर ही है, मतलब आयरन परसेंटेज भी यही है, कार्बन परसेंटेज भी यही है। आयरन परसेंटेज हम कितनी मान चुके हैं? 100%। ठीक है, उसे हम ना निकाल रहे आयरन के मॉलिक्यूल, ना डाल रहे, आयरन उतना ही है जितना था। कार्बन के मॉलिक्यूल डाले जा रहे हैं तो हमारी कार्बन परसेंटेज बढ़ती जा रही है। क्लियर? चलो, ये था हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का, है ना। और मैंने आपको एग्जांपल दिए डिग्री सेंटीग्रेड के। यार फ़ारेनहाइट में आ गया तो आप थर्मोडायनेमिक्स में एक रिलेशन पढ़ोगे आगे, ठीक है। एग्जैक्टली अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा, F-932/9, आई थिंक ये होता है रिलेशन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा इस टाइम, ठीक है। CY5 = F-32/9। तो आप यहाँ आप वो कर सकते हो, मतलब अगर ऑप्शन में फ़ारेनहाइट में दे रखा है ऑप्शन, ठीक है, तो आपको सी वाला तो याद रहेगा ना आयरन कार्बन से, तो इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेशन कर लेना अगर फ़ारेनहाइट है तो, ठीक है। जनरली नहीं मिलेगा क्योंकि आप इंडिया में हो, ठीक है। तो ये चीजें इंडिया की होती हैं, ये बुक्स में रहती हैं फ़ारेनहाइट के हिसाब से, क्योंकि बुक्स हमारी हर बुक इंडिया में नहीं लिखी होती है ना, इसलिए, ठीक है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम परसेंटेज। चलो पहले ये बताओ, ये वाली लाइन किसकी थी? इस लाइन पर क्या दिख रहा है? टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ कुछ और भी दिख रहा है, ये क्या है मेरा? 0% कार्बन, मतलब 100% आयरन तो है ही, 0% कार्बन। इसका मतलब ये लाइन आपकी 0% कार्बन वाली भी रिप्रेजेंटेशन हो रही है अलग अलग टेम्परेचर पर। इसका मतलब जो हमने अभी पढ़ा एलोट्रोपी, वो किसका था? प्योर आयरन का। तो प्योर आयरन ही तो ये दिखा रहा है एक तरह से। तो प्लीज इसे आयरन की परसेंटेज मत मानना, आयरन का अलग अलग टेम्परेचर पर ये पॉइंट दिखा रहा है प्योर आयरन का, ठीक है। तो प्योर आयरन अगर मान लीजिए यहाँ 25 डिग्री पर है तो कितना रखेगा वो? 0% कार्बन। बट उस 0% कार्बन में कल भी मैंने आपसे बोला था, जनरली एक वर्ड बोला था कि बीसीसी के अंदर कार्बन परसेंटेज आएगी, बीसीसी के अंदर कार्बन परसेंटेज आएगी, है ना, नेग्लिजिबल। एक वर्ड याद रखना, जो नॉर्मल आंसर दोगे तो क्या बोलोगे? कि नहीं आएगी, क्योंकि बीसीसी में चांसेस क्या है? बहुत कम है। याद है ना, ओवलेट एक जगह बोली थी, उसमें कार्बन की जो रेडियस है वो नहीं ऑक्यूपाई कर सकता, तो बीसीसी के अंदर नहीं आएगी, बट नेग्लिजिबल है। ऐसा नहीं है कि आएगी, नहीं आएगी, वो आपने कल देखा भी था। कहाँ देखा था? ये जो अल्फा था, अल्फा फेज, उसमें ये वाला चीज याद आ रही है ऐसे। तो ये वाली चीज क्या है? ये आपकी अल्फा फेराइट है, मतलब अल्फा फेज के अंदर जब मैं ग्रेन बाउंड्री पर, समझ रहे हो मेरी बात को, जब मैं इसकी ग्रेन बाउंड्री, ये किसका है अभी मान के चल रहा हूं मैं? बीसीसी, पूरा बीसीसी। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर ग्रेन बाउंड्री बीसीसी होंगी ऑलमोस्ट, ठीक है। ये भी क्या होगा? ऑलमोस्ट ग्रेन बाउंड्री बीसीसी होंगी, यस, ठीक है। कल एफसीसी के हिसाब से समझाया था वहां से। अगर ये बीसीसी होगी तो इसमें कार्बन परसेंटेज कितनी आ सकती है बहुत नेग्लिजिबल, बट आ सकती है। कितनी आ सकती है? मैक्सिमम 0.025 नहीं,
ऑप्शन में मिलेगा 0.25 में मिलेगा, 2.5 में मिलेगा, 0.025 में मिलेगा, है ना। आप इनमें गड़बड़ी कर दोगे। आप ये सोचो कि मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन की है कितनी, 6.67, ठीक है। आपको फिर वो ग्राफ भी याद आएगा 4.3 वाला, फिर वो भी याद आएगा 2.1। 2.1 से पहले स्टील है। 2.1 की कंपैरिजन में 0.25 बहुत नेग्लेक्टेबल नहीं है, नेग्लिजिबल नहीं है 2.1 के कंपैरिजन में, बट 0.025 क्या है, ज्यादा नेग्लिजिबल। तो ऑब्वियस है आपका आंसर थोड़ा सा ये होना चाहिए कि हाँ 0.025 इसका आंसर था, ठीक है। मैंने लिखवा रखा है वहां, बस ये पॉइंट्स में गड़बड़ी करोगे आप, मुझे पता है। तो ये वैल्यू क्या है, 0.025%, ठीक है। कार्बन परसेंटेज इसमें आ रही है, ये कौन सा टेम्परेचर था जिसमें मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज इन अल्फा फेज में जा रही है, ठीक है, 723। अब वो आंसर सही है आपका, ये है 723 या कहीं कहीं 725, ठीक है। तो 723, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इस टेम्परेचर लाइन को क्या बोलते हैं, यूटेक्टोइड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर लाइन। ये इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब हमेशा फेज ना बहुत ही धीरे धीरे कन्वर्ट होगी, ऐसे नहीं है कि एकदम से आपने क्वेंचिंग करा दी, ठीक है, वाटर में डिप कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर लाइन चल रही थी, गुड। अभी इसके ऊपर क्या था, 910, ये वाला टेम्परेचर क्या था 910। 910 के ऊपर ये वाला टेम्परेचर क्या था, कितना, 1395, 1150, 1150। ये 1150 नहीं था जो यहाँ से लाइन जा रही थी, 1150 नहीं था ये, 1150 था यहाँ वाला, ठीक है, जहां पर ये फेज आके मिलेगी और ये वाली फेज यहाँ पर जाके मिलेगी, ठीक है। दैट इज द यूटेक्टिक इक्विलिब्रियम लाइन, ठीक है। तो अभी क्या था यहाँ 1395, 1395 से ऐसे बना, ठीक है। ये वाली चीज क्या थी, लास्ट वाली 1539, ठीक है। ये जब लाइन यहाँ मिल रही थी तो ये टेम्परेचर कितना था, 1495, ठीक है। ये वाली वैल्यू बताइए कितनी थी, 0.01। आप सोचो जरा, 0.01 0.025 से छोटा है, मतलब ये पीछे आ जाएगा, जबकि ग्राफ में आपको याद होगा। और डेल्टा फेज में आंसर 0.025 से ऊपर ही होगा, क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, और उसके टेम्परेचर ज्यादा में क्या हो जाएगा, दूर दूर हो जाएंगे मॉलिक्यूल। जब दूर दूर हो जाएंगे तो कार्बन परसेंटेज ज्यादा आ जाएगी। तो ऑब्वियसली अंकित आपका जो आंसर होगा वो 0.025 से 0.01 मतलब कम हो ही नहीं सकता। आप सोचो ना उस चीज को, अपने माइंड में तो सोचो कि आपने जो सोचा हुआ है वो कम टेम्परेचर पर बीसीसी है, अब एक ज्यादा टेम्परेचर पर बीसीसी है, तो कार्बन परसेंटेज उसमें ज्यादा आएंगी ना, जो ज्यादा टेम्परेचर पर है, क्यों, क्योंकि उसमें डेंसिटी क्या हो गई कम, मॉलिक्यूल क्या हो गए दूर दूर, तो इसका मतलब वहां कार्बन परसेंटेज ज्यादा आ सकते हैं। तो 0.025 से ज्यादा ही होगा ना ये, तो ये कितना है 0.1% या फिर 0.08%। अभी इसके बाद में हमने ये लाइन ऐसे खींची थी, ये इसके बाद ये पॉइंट क्या था 0.18 और ये पॉइंट क्या था 0.55, बहुत बड़े। आपने शायद देखा होगा जो आपने राइटिंग लिखी होगी उसमें मैंने ये पॉइंट को भी एक रिएक्शन बोला है, ये पॉइंट को भी एक रिएक्शन बोला है, ठीक है, कि यहाँ पर फेज चेंज होते हैं। एक पॉइंट ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये वाला पॉइंट कैसे जा रहा था, ठीक है, ये वाला पॉइंट कैसे जा रहा था, ऐसे करके, आई थिंक ये सही है, हाँ, ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज हमारी ऐसे घूमती हुई ऐसे जा रही, ठीक है, ये तो जाएगी आगे, बट यहां से एक पॉइंट और निकला, हाँ मैंने गलत किया कुछ ना कुछ, हाँ कुछ गलत नहीं, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो चीज है ये वाली जाएगी यहाँ, और ये वाली जो लाइन आएगी वो आएगी यहाँ, ठीक है, ये लाइन आएगी यहाँ, और यहाँ से ये चीज, अब ये वाला जो पॉइंट था वो क्या था, वो क्या था जो यहाँ वाला पॉइंट आया, देखो ऐसे घूमता ऐसे आया ना, ये था 4.3% वाला, ये वाला पॉइंट जो आया वो कितना आया था 2.1% वाला, और जो लास्ट वाला रहेगा वो रहेगा 6.67%। बहुत बढ़िया, मतलब आपने ये चीज कल समझ ली है, रिवाइज किया है, तभी बोल भी रहे हो साथ में, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताइएगा कि ये था हमारे पास गामा, गामा इसे बोल देंगे ऑस्टेनाइट, कितना मैक्सिमम परसेंटेज, गामा ऑस्टेनाइट में कितनी मैक्सिमम 2.1, कौन से टेम्परेचर पर 1150 डिग्री सेंटीग्रेड, गुड। अभी ये जो पॉइंट था ये पॉइंट हमारा ऐसे जाएगा, ठीक है, ये वाला जो लाइन है ये क्या कहलाता था पॉइंट, ये परसेंटेज बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला 0.83 है ना, 0.83% परसेंटेज चल रही है ना, याद रखना हमेशा 0.83 या फिर 0.8, दो जगह आता है, और एक बुक में आपका 0.78 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, आप अप्रोक्स में आंसर लिख देंगे, ठीक है, 0.78 आई या 0.8 आई या 0.83 आई, ठीक है। चलो ये हो गया।
अभी आपको मैंने कल समझाए थे ये पॉइंट्स A, B, C, D एंड E। अब मुझे इनके आंसर दो जो कल आपने समझे थे। ए क्या था, पूरे का पूरा ए क्या था, पूरा ये FCC माइंड में चल रहा है? गुड। देखो अगर आपने रिवाइज नहीं किया होगा तो ये चीज समझ में नहीं आएगी फिर से, चाहे मैं क्यों ना फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, बट ये चीजें फिर समझ में नहीं आएंगी। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप क्लास को ना रिवाइज करके आते हो। ये क्या है, ये FCC। ए है अगर पॉइंट तो क्या है वो FCC। तो ये भी आपका ऑस्टेनाइट, 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 ऑस्टेनाइट। ठीक है। यहाँ ये क्या है मेरी ग्रेन बाउंड्री, क्या ये भी FCC की तरह होंगी? हाँ ऑलमोस्ट होंगी, बट हाँ ऑलमोस्ट जो है, ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है, आधी नहीं। ऑलमोस्ट का मतलब होता है कि हमारा भले से ही फेज क्या है ना दूर दूर है, मतलब वो जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा दूर दूर हो गया, वीक हो गया, बट वो शेप कैसी दे रहा है अभी भी FCC टाइप, FCC टाइप ही दे रहा है वो, है ना। उसमें ऐसा नहीं है कि जो ग्रेन बाउंड्री वीक हो गई ना वहां पर तो वहां BCC बन गया या SC बन गया, ऐसा नहीं। वो ऑलमोस्ट हमारा क्या है FCC ही है। तो इस FCC में कार्बन जब हमने डोप कराया, ये जब कार्बन डोप कराया होगा, कार्बन परसेंटेज है ना यहाँ से यहाँ तक, कार्बन जो डोप कराया होगा वो कहाँ गया होगा सबसे पहले, ग्रेन बाउंड्री वाले जो FCC ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर है उसके अंदर, क्योंकि वो कार्बन परसेंटेज को ज्यादा ले सकते हैं तो उन्होंने ले रखा है। अब जब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को ठंडा करता हूँ, आपकी जो इक्वेशन है याद करो, जो आपने इक्वेशंस लिखे ना लास्ट में 4-5 जो इक्वेशन लिखी हैं, उनमें हमेशा कौन सी डायरेक्शन चलाओगे, हमेशा डायरेक्शन चलाना कूलिंग की। जो वाइस वर्सा डायरेक्शन होती है ना, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, है ना, हमेशा याद रखना जब भी आप किसी भी इक्वेशन को लिखोगे, चाहे मोनोटैक्टिक लिखो, चाहे पेरिटैक्टिक, चाहे पेरिटैक्टोइड, चाहे यूटैक्टिक, चाहे यूटैक्टोइड, चाहे मोनोटैक्टोइड, 6 की 6 इक्वेशन में हमेशा कौन सा वाला तरीका याद रखना है, कूलिंग का। अगर आपने हीटिंग का और कूलिंग का मिक्स कर लिया ना, तो कभी भी आप दो इक्वेशंस को बता नहीं सकते कौन सी वाली है। तो हमेशा इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, कूलिंग डायरेक्शन, मतलब आप टेम्परेचर क्या करते हो, हमेशा डिक्रीज। इसलिए कहा मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने कल वो बनाया नहीं था, वो ऐसे लेके गया, जबकि हमेशा क्या होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट ऐसे, क्यों? क्योंकि हमारी जो भी इक्वेशन लिखी जाती है ना, जो इक्वेशन लिखने का तरीका होता है वो हमेशा कूलिंग का होता है। यही मैं कह रहा हूँ कि आप हमेशा क्या करोगे, कूलिंग। क्यों? क्योंकि जब कूलिंग होती है ना, जैसे हम मार्टेनसाइट की करते हैं, मार्टेनसाइट फिर से जब हम हीटिंग करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए आपने क्विंचिंग की, ये जो तरीका मैं मार्टेनसाइट के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि अभी क्या है इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम में जब कूलिंग करोगे ना तो वो क्या रहेगा, थर्मली इक्विलिब्रियम में, उसको उसी हिसाब से हीट करो, वो अपना चेंज फिर से वैसा ही कर लेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैंने इस चीज को हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑस्टेनाइट में। ये वाली चीज सॉरी यहाँ पर ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ऑस्टेनाइट में, ऑस्टेनाइट में। बट ये किसके अंदर है, ये है थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं बात करता हूँ किसी चीज को अचानक से, क्योंकि रियल में आप कभी भी थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकते, रियल में कभी नहीं कर सकते। अगर रियल में नहीं कर सकते तो आप एक बात बताइए कि जब आप किसी चीज को ठंडा करते हो तो चाहे एयर में करो, ठीक है, चाहे फर्नेस कूलिंग ही करो, फर्नेस कूलिंग हम मानते हैं कि वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है, बट अगर हमने वाटर में कर दी तो क्या हो जाएगा मटेरियल के साथ, तुरंत क्वेंचिंग। अब जैसे वो मार्टेनसाइट बनेगा ना, ये प्रॉपर्टी में बताऊंगा अभी, जैसे मार्टेनसाइट बनेगा उस मार्टेनसाइट को फिर से आप ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब आप सोचो, जो वो स्ट्रक्चर बना वो बना एक मतलब बहुत ही टाइम कम के अंदर, 1 सेकंड के भी अंदर मान लो, ऐसे स्ट्रक्चर तुरंत चेंज हुआ, ठीक है, जिसे नोज बोलते हैं, तुरंत चेंज हुआ। अब आप इस चीज को तुरंत ही हीट कैसे दे दोगे, ठंडा करते हुए तुरंत माइंड में आ रहा है कि हाँ ठंडी हो जाएगी चीज, तुरंत हीट दो जरा, कभी नहीं होगी भाई। जो चीज ये है आपने बोला रिवर्सिबल है, तो जो चीज ये वाली चीज ऐसे जा रही है वो चीज कभी भी ऐसे जाते हुए क्या सेम चीज ले लेगी अपनी, नहीं। उसको आज जब हीट करोगे तो पहले धीरे धीरे हीट करना पड़ेगा ना, बात समझ रहे हो ना? ठीक है, तो इसीलिए हमेशा हम एक डायरेक्शन को लेके चलते हैं जब भी इक्वेशन लिखना होता है, वो डायरेक्शन होती है हमारी कूलिंग डायरेक्शन, ठीक है, कूलिंग डायरेक्शन। क्योंकि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में इसलिए हम इसे रिवर्सिबल लिख देते हैं, ठीक है, बट हमेशा रिप्रेजेंटेशन होता है टेम्परेचर को डिक्रीज करके, ना कि टेम्परेचर को इंक्रीज करके। ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, ठीक है, जो यहाँ का है। ठीक है, चलो अतुल जी क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है हम क्या मान के चलेंगे कि डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ए से बी की साइड में जा रहा है, बी से सी की साइड, डी से फिर ई, और कल भी मैंने ऐसे समझाया आपको। तो जैसे ही हमारा एफ सी यहाँ ए से बी पहुंचे, बी से क्या हुआ, इसे क्या बोलते हैं, इस वाली लाइन को इसे बोलते हैं अपर
क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। ये अभी वैसे ट्रिपल टी में आएगा, ठीक है, मतलब हीट ट्रीटमेंट में आएगा, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट में पूरा दिखाना है ये वाली चीज, इसीलिए मैं इसको ही फोकस करके चल रहा था कल भी, ठीक है। उसके बाद ये होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, ठीक है, ये वाला, ये अपर होता है, ये लोअर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जहां हमारा फेस चेंज होना शुरू हुआ कार्बन की अलग अलग परसेंटेज पर। ऐसा नहीं है कि कार्बन की परसेंटेज यहाँ कितनी मानी थी कल मैंने, 0.4%, तो 0.4% के हिसाब से इसका अपर क्रिटिकल ये था तो लोअर ये था। अगर मैं 0.6 कर दूं तो अपर ये हो गया, लोअर ये हो गया। मतलब उसमें फेस चेंज कब होगा, जब कार्बन की परसेंटेज 0.6 कर रखी है हमने, तो फिर यहां से वो अपना फेस चेंज करना शुरू करेगा और कंप्लीटली कहां तक कन्वर्ट कर लेगा, इस लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा हर एक कार्बन परसेंटेज के बेसिस पर कितना होता है, सेम। इसी को बोलते हैं हम यूटेक्टिक टेम्परेचर लाइन, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर लाइन, ठीक है। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सेम होता है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर परसेंटेज के बेसिस पर चेंज होता रहता है, ठीक है। हमारी स्टडी जनरली क्या होती है जेई की, सिर्फ और सिर्फ हाइपो की, है ना, मतलब जनरली हाइपर का क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, बट आपके यहाँ जो ये वाला क्वेश्चन आएगा ना परसेंटेज का, वो हमेशा हाइपो का आएगा। अभी परसेंटेज भी समझानी जरूरी है मुझे, तो परसेंटेज अभी समझाऊंगा, है ना, कि परसेंटेज क्या क्या होती है, ठीक। चलो आगे चले। यहाँ सी पहले पॉइंट पर क्या हुआ, एफसीसी एंड बीसीसी दोनों, मतलब ये क्या हो गया, ऑस्टेनाइट यहाँ पर है, बट यहाँ क्या बनना शुरू हो गया है इस जगह, बीसीसी, मतलब हमारा फेराइट, ये हो गया फेराइट बनना शुरू। फेराइट को हमने लिख दिया अल्फा, अल्फा बनना शुरू हो गया। कार्बन जैसे ही फेराइट बनना शुरू हुआ, ये बीसीसी बनता जा रहा है, तो कार्बन परसेंटेज इसमें कितनी आ सकती है, मैक्सिमम 0.025, है ना, 0.025 मैक्सिमम आ सकती है। उसके बाद की जितनी भी कार्बन है वो कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ, ऐसे, ठीक है। तो अंदर की तरफ जाएगी, तो वो जो कार्बन निकल के आया, यहां से जो कार्बन निकल के आया, समझ लो कि ये ग्रैंड बाउंड्री है, यहां से कार्बन अंदर की तरफ आ रहा है। मैं तो एफसीसी में बैठा हुआ हूँ, तो मैं तो कार्बन लूंगा नहीं, मैं तो पहले से ही एफसीसी में बैठ गया, मैक्सिमम लेके चल लिया मैं, गामा ऑस्टेनाइट का हो रखा है मेरे पास, यहाँ से कार्बन और एक्स्ट्रा आ रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स आ गए कार्बन के, 4 मॉलिक्यूल जैसे ही आएंगे, मेरे आयरन के एटम्स किसमें थे अभी, एफसीसी में अरेंज थे ना, एकदम एफसीसी में। जैसे ही वो 4 कार्बन के एटम आ गए, तो वो क्या बाहर ऐसे खेलते रहेंगे, उनके लिए मुझे जगह को एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, उनके लिए मुझे जगह को एडजस्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि वो अलग से ही आपको दिखेंगे कार्बन बस खेल रहा है अलग से ना, उस फेस के अंदर, उस ग्रेन के अंदर कार्बन को तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही कार्बन के 4 मॉलिक्यूल आए, 12 जो आपके पास एफसीसी वाले वो थे, क्या बोलते हैं, एटम्स, 12 जो एफसीसी वाले एटम्स थे, वो 12 एटम्स उन 4 के साथ में क्या बनाएंगे, कार्बाइड, Fe3C। बॉन्डिंग नहीं, कैसी वाली बॉन्डिंग, वैसी वाली नहीं जो हमारी वो होती है H2O वाली, H2O वाली बॉन्डिंग नहीं, Fe3C वाली। Fe3C सिर्फ और सिर्फ एक अरेंजमेंट है, ठीक है। जैसे Fe का अरेंजमेंट है ना, FCC है ना, या BCC, ऐसे ही Fe3C क्या है, एक अरेंजमेंट है। आपके माइंड में हो जाएगा ना कि सर जिस चीज को हम ऐसे लिखते हैं वो एक कंपाउंड होता है, ऐसे जो लिखते हैं Al2O3, Al2O3 आज तक ये पढ़े हैं आपने, है ना, ये क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं ना। तो आपको ये बिल्कुल दिख रहा होगा सर Fe3C मतलब कार्बन के साथ आयरन बॉन्ड बना रहा है, और ये वैसा वाला बॉन्ड है जैसे कैसा होता है H2O वाला, H2O वाला बॉन्ड ऐसे होता है ना, एक O है, ऐसे वाला होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे इसमें कि कार्बन है और कार्बन पर कितने हैं, 3 Fe जुड़े हुए, ऐसे नहीं है, समझ रहे हो, ये चीज ये नहीं है, ये कोई कंपाउंड नहीं है। ये क्या है, एक ये है आपका एक अरेंजमेंट, जैसे कि Fe का होता है। आयरन क्या आप Fe के 100 लिखते हो क्या, जब 100 एटम दिखाते हो, नहीं, बस Fe लिख देते हो। वो जो Fe है वो किस में बैठा हुआ है, FCC या BCC में। ऐसे ही मेरा जो Fe3C है वो किस में बैठा हुआ है, ऑर्थोरोम्बिक, मैंने लिखा हुआ है इसमें, किस में बैठा हुआ है, ऑर्थोरोम्बिक में। ऑर्थोरोम्बिक वाला मैंने दिखाया था फिगर आपको, ठीक है, जब हमने ब्रेविस लैटिस देखी थी, तो वो ऑर्थोरोम्बिक में बैठता है। कैसे, ठीक है, अभी पेन ड्राइव में खोल दूंगा उसे। कल भी एक मैंने इमेज भी दिखाई थी, शायद आपको मैंने जल्दी से स्किप किया था वो, हाँ, कि वो पूरे 12 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 12 Fe दिखेंगे और 4 उसमें क्या दिखेंगे, कार्बन। तो वो जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोल देते हैं, Fe3C का कॉम्बिनेशन, न कि कंपाउंड, कंपाउंड नहीं बोलेंगे इसे, ठीक है। तो ये हमारा एक अरेंजमेंट है। तो अब जरा समझ रहे हो कि जो Fe वाले FCC में बैठे थे, उन्होंने 12 एटम्स ने क्या कर लिया, उन 4 एटम्स के साथ में एक स्ट्रक्चर बना लिया ऑर्थोरोम्बिक, उसे क्या बोला, Fe3C। तो अब मटेरियल में ग्रेन बाउंड्री के पास बनेगा Fe3C या यहां बनेगा Fe3C, सोच के देखो। ग्रेन बाउंड्री ये है, दिख रहा है ना, ये वाली चीज इमेजिन कर रहे हो, ये है हमारा रूम। तो इस रूम में कार्बन ऐसे आएगा ना ग्रेन बाउंड्री से। तो अब एक बात बता दो बस मुझे कि Fe3C मेरा यहां बनेगा
या फिर इस कोने में बनेगा? यहां बनेगा? थोड़ा सोचो मैं क्या कह रहा हूं। कार्बन कहाँ है? कार्बन यहाँ है ना, यहां से आ रहे हैं ना अंदर की तरफ। तो जरा कार्बन आपने जब अंदर की तरफ पहुंचा है तो क्या वो आयरन यहाँ वाले नहीं थे? आप सीधा कार्बन को यहाँ कैसे लेके आ गए? आयरन को पास करके ही तो आ रहा है वो इधर से भी। तो जब आयरन को पास करके आ रहा है तो सबसे पहले कौन से आयरन अपने एफसीसी को तोड़ के किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे कि हाँ 4 के साथ वो कंबाइन करना चाहेंगे? कहाँ होंगे वो? बिल्कुल ग्रेन के पास में। तो हमेशा जब भी कार्बन परसेंटेज बढ़ती है तो जो लैमेलर स्ट्रक्चर होता है, लैमेलर समझते हो? लैमेलर मतलब जो मैंने कल समझाए थे, वो ऐसे ऐसे प्लेन प्लेन समझाए थे ना, वो इस तरह से ऐसे करके ऐसे ऐसे करके वो कहाँ से प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ेगी? कहाँ से? ग्रेन बाउंड्री की साइड से। तो ये वाली जो चीजें होती हैं कहाँ से शुरू होती हैं? लैमेलर स्ट्रक्चर इसका ग्रेन बाउंड्री की साइड से, ऐसे ग्रेन बाउंड्री की साइड से Fe3C बनना शुरू होता है। बात क्लियर है? बाकी जो एटम्स हैं आयरन के वो क्या बनाएंगे? आपका एफसीसी बने हुए हैं। कहाँ? अगर वो मैं सी की बात कर रहा हूँ, बट वो अगर डी पर पहुंच जाता हूं तो अब क्या बन गए? एफसीसी सारे के सारे बीसीसी में। टेम्परेचर कम हो रहा है ना, तो एफसीसी कन्वर्ट हो गए बीसीसी में, वो पॉइंट आ गया डी। और उस पॉइंट पर आपका जो सीमेंटाइट है वो भी बना हुआ है। सीमेंटाइट भी तो बनेगा, कार्बन परसेंटेज से उसने सीमेंटाइट भी बनाया हुआ है। अब सीमेंटाइट टेम्परेचर डाउन होने पर ऐसा नहीं होता कि वो बीसीसी में कन्वर्ट हो रहा है ना, समझ रहे हो ना? सीमेंटाइट जितना बन रहा है वो बन रहा है, ठीक है। बट जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते हो तो ये जैसे जैसे बीसीसी बनता जाता है तो ये यहाँ पर कार्बन को छोड़ता जाएगा। बात ठीक है ना? जैसे टेम्परेचर करोगे कार्बन को छोड़ता जाएगा, ये कार्बन को अंदर की तरफ छोड़ता जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा सीमेंटाइट की जो फॉर्मेशन है वो बढ़ती जाएगी, ना कि घटेगी। क्लियर है? अभी ये जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट पर क्या हुआ? ई पॉइंट पर और ठंडा किया आपने। जैसे और ठंडा किया तो पूरा हमारा एफसीसी किसमें कन्वर्ट हो चुका है? बीसीसी में। ठीक है, कार्बन को जितना ठंडा करते जाओगे, एक बार जो इस डी पॉइंट पर हमारे पास सीमेंटाइट की परसेंटेज आ गई, वो सीमेंटाइट की परसेंटेज क्या और ज्यादा चेंज होगी नीचे की तरफ? नहीं। बात समझ में नहीं? क्योंकि अब तो बीसीसी कंप्लीटली बन चुके हैं ना, कंप्लीटली बन चुके हैं। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर डाउन होगा तो जितना हमारा परलाइट बनना था, परलाइट क्या है? फेराइट प्लस सीमेंटाइट वाली ग्रेन्स, जिसमें फेराइट एंड सीमेंटाइट है वो परलाइट कह रहा है। ये वाली चीज अभी सिर्फ और सिर्फ फेराइट की थी मान लो। इसमें क्या है? इसमें फेराइट एंड परलाइट दोनों, सीमेंटाइट दोनों है। तो ये जो परलाइट की परसेंटेज है क्या वो चेंज होंगी? नहीं भाई। जो डी पर बन चुका है, जो डी पर बन चुका है वही तो रहने वाला है। ई पर, एफ पर, जी पर, जो भी नीचे पॉइंट है, ठीक है। तो जो मेरी परसेंटेज है, जो मेरी परसेंटेज है वो किसकी? परलाइट की परसेंटेज, हमें वो चेक करनी है। मान लो कि उसमें परलाइट कितना बना हुआ है। अभी एक क्वेश्चन और आएगा कि यहाँ पर जो सीमेंटाइट की परसेंटेज है वो कितनी है? सीमेंटाइट की। यहाँ पर फेराइट की परसेंटेज है वो कितनी है? समझ में आ भी रहा है कुछ मैं क्या कह रहा हूँ? फेराइट क्या है एक ग्रेन के अंदर? फेराइट वो चीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ बीसीसी में है, जिसे हम अल्फा फेराइट बोल रहे हैं, जिसके अंदर सीमेंटाइट नहीं है ना? वो सिर्फ और सिर्फ फेराइट वाली ग्रेन है। बात क्लियर है? अगर उसके अंदर हमारा सीमेंटाइट भी बन गया तो वो किसकी ग्रेन हो गई? परलाइट की। बहुत बढ़िया। फेराइट प्लस सीमेंटाइट हमारा क्या हो गया? परलाइट की ग्रेन। ठीक है। अब जरा कल की बात याद करो, 0.83% पर ये जो था कॉम्बिनेशन, ये कितना था? ये कैसा था? ये कंप्लीटली सारी की सारी ग्रेन क्या परलाइट में कन्वर्ट नहीं हो गई थी? कल की बात याद करो, 0.83 पर, यहाँ 0.83 के बेसिस पर क्या देखा था कि अगर ये कोई पॉइंट है यहाँ पर बी डैश, उस बी डैश का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पर, तो आपकी सारी की सारी ग्रेन्स किसमें कन्वर्ट हो गई थी? परलाइट में। ऐसे याद है ना कि एक लाइन ऐसे ऐसे खींच रखी थी मैंने, और उसमें एक एक लाइन हमारी अलग अलग कलर की थी, मतलब इसमें फेराइट है और परलाइट है, सॉरी सीमेंटाइट है। फेराइट है एंड सीमेंटाइट है। तो ये ग्रेन्स हमारी क्या बन गई? सारी की सारी परलाइट। सारी की सारी ग्रेन, कोई भी परसेंटेज में ज्यादा नहीं बची है। मतलब ना फेराइट, हाँ ना फेराइट ज्यादा है ना सीमेंटाइट ज्यादा है, रेशो बराबर है। बट ये रेशो आप ऐसे नहीं बोलोगे इसे 50-50%, ऐसे नहीं बोलोगे। परलाइट बनना उसके अंदर, मैंने जैसे ये दिखाया, एक बात थोड़ा सोचना इस चीज को। ये आप ना इसे, जैसे आपने अमन जी सोचा, मुझे लग गया कि यहाँ पर आपने थोड़ा सा गड़बड़ सोच लिया। ये चीज है, मान लीजिए ये ग्रेन, छोटी सी ये ग्रेन दिखा दी मैंने। आप परलाइट को ऐसे सोचते हो, परलाइट का कॉम्बिनेशन ये है। एक बात सोचना, ये है फेराइट, फेराइट कलर, ये हो गया किसका? परलाइट का, उसका सीमेंटाइट का। भाई कलर चेंज हो जाए भाई। ये हो गया सीमेंटाइट। उसके बाद मैं कहता हूं आगे फिर से आ गया फेराइट, उसके बाद फिर से आ गया सीमेंटाइट।
ओह कलर हो जा चेंज भाई। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक बात बताओ, क्या इसे आप 50-50% बोलोगे? जो आगे आगे भी चले गए, ठीक है, वो कलर चेंज नहीं होता, वो गड़बड़ कर देता है, ठीक है, 50-50% बोलोगे नहीं, जबकि ये क्या है, कॉम्बिनेशन किसका है, फेराइट एंड सीमेंटाइट, तो ये है ना परलाइट। तो माइंड में जो आपने छोटी सी गलती सोच ली अपने माइंड में, क्योंकि मैंने बोला है मटेरियल साइंस में कभी भी अपनी तरफ से मत सोच लेना, जो एक्सपेरिमेंटल है हमें वो लेके चलना होता है, ठीक है। सारे के सारे मान लीजिए 100 एटम है ना, तो अब एक बात बताओ, Fe3C क्या है, आयरन के 12 और कार्बन के 4, ठीक है। जो आयरन है, जो बीसीसी है वो क्या है हमारा, आयरन ही आयरन पूरा, हम तो ये मान के चल रहे हैं 0.025, ठीक है, कार्बन उसमें आ रखा होगा बट हमने नेग्लिजिबल मान रखा है उसे, है ना। तो ये आप एक बात सोचिएगा कि जो मेरे 100 एटम थे, तो उसके हिसाब से अगर 50-50% के हिसाब से आप कार्बन के साथ खेल रहे हो, ठीक है, तो 50% आयरन आयरन रहा, मतलब 50 एटम रहे, दूसरे 50 एटम कितने वाले से कार्बन को जोड़ेंगे, अगर वो 50 है भाई, कितने रेशियो है, 3:1, इसका मतलब 50, तो कार्बन कितना आ जाएगा उसमें, 50:3 है ना भाई, 50 एटम बचे, आपने 50 क्या मान लिया, अगर ये हाफ हाफ है तो मेरी बात को समझो, जो आप सोच रहे हो ना परलाइट हमारा क्या होता है 50%, ये क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हो, मैं पहले आपकी गलती वाली चीज को बता रहा हूँ। आपकी जो इस ग्रेन के अंदर, ये परलाइट की ग्रेन है, इस परलाइट के अंदर फेराइट की परसेंटेज कितनी है और सीमेंटाइट की परसेंटेज कितनी है, बात समझ रही है ना, वो आपने पढ़ तो ली होगी बट उसको प्रूफ करना है। ये जो परलाइट की ग्रेन है ना, एक उस ग्रेन के अंदर मैक्सिमम फेराइट कितना आ सकता है और सीमेंटाइट कितना आ सकता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। आपके हिसाब से अभी क्या लग रहा है, 50-50% है ना, कि फेराइट भी आएगा और सीमेंटाइट भी आएगा, 50-50% आएंगे। 50% कभी आ ही नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, मैंने आपसे कितना बोला, कार्बन परसेंटेज कितनी होती है Fe3C में, सिर्फ और सिर्फ Fe3C में, सीमेंटाइट में कार्बन परसेंटेज कितनी होती है, 6.67%, मतलब कार्बन की मैक्सिमम परसेंटेज आप कितने डाल सकते हो, 6.67%। अभी आपने क्या सोचा, अभी आपने क्या सोचा, एक ग्रेन के अंदर 100 एटम थे आयरन के, 50 आपने सोच लिए फेराइट गए, मतलब वो तो कार्बन को छू भी नहीं रहे, वो तो बीसीसी में बैठे हुए, 50 बचे जो कि आप सोच रहे हो कि वो इससे कार्बन से मिक्स होंगे, तो कार्बन से अगर 50 मिक्स होंगे तो जरा सोचना कार्बन के कितने एटम लेने पड़ेंगे Fe3C बनाने में, 150 नहीं, Fe3C बनाने में, Fe3C में यही गड़बड़ कर रहे हो कि Fe को आप एक टाइम मान रहे हो, C को 3 टाइम मान रहे हो, भाई 12 अगर एटम है तो 4 एटम कार्बन के, अगर 50 आयरन के एटम है तो कितने कार्बन के एटम, 50 डिवाइडेड बाई 3 ना भाई, 12 डिवाइडेड बाई 3 कर रहे हो तभी तो 4 आ रहे हैं, 50 में इंटू 3 क्यों कर रहे हो, 50 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तभी तो कार्बन के आएंगे, कितने आ गए जरा कैलकुलेट करो, 16, 16 या 48 है ना, 16 17 मान लेते हैं, 17। अब जरा सोचो 17 है वो, 100 का 17 क्या 6.67 से कम है भाई, 100 माने थे ना मैंने टोटल, 100 का 16 क्या 6.67 से कम है, नहीं, तो आप कैसे सोच सकते हो कि 50% सीमेंटाइट होगा और 50% फेराइट होगा एक परलाइट ग्रेन के अंदर, समझ रहे हो ना, कार्बन परसेंटेज ज्यादा डाल दी फिर तो आपने, ऐसा नहीं होगा। अगर ये मेरे पास परसेंटेज है तो अगर यहाँ के कार्बन इस चीज को नहीं ले रहे हैं तो फिर कार्बन किधर की ओर जाना शुरू करेगा, इधर वाली ग्रेन में, वो इधर वाली ग्रेन में बनाएगा फिर, ठीक है। ये क्या है, ये अभी समझा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, 12% 88% क्या है, ये परसेंटेज है सीमेंटाइट की, सीमेंटाइट की इन परलाइट, ये परसेंटेज सीमेंटाइट की इन परलाइट, कार्बन परसेंटेज नहीं, Fe3C की परसेंटेज, जो वो कंबाइंड बन रहा है ना उसकी परसेंटेज कितनी है, ठीक है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपने अभी उसकी परसेंटेज कितनी बोल दी, 50% जो आपके माइंड में चल रहा था। अब जरा मेरी बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, देखो जल्दी से, अगर जिसके माइंड से स्किप हुआ है वो एक बार जल्दी से सुनो मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा चाह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अब हमें एक कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक परलाइट, परलाइट तो पूरा भी हो सकता है, वो कहाँ होता है परलाइट पूरा, 0.83 पर, कि ये भी ग्रेन परलाइट की, ये भी ग्रेन परलाइट की, ये भी, मेरी बातों को सुनते रहना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि 0.83 पर हर ग्रेन कैसी होगी, परलाइट मतलब मिक्सचर ऑफ सीमेंटाइट एंड फेराइट, हर ग्रेन, हर ग्रेन, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मैं एक ग्रेन को पकड़ लेता हूं 0.83 पर, 0.83 पर मैंने एक ग्रेन को पकड़ा, ठीक है, अंकित जी कोई डाउट, कहाँ गया इस, हाँ इसमें क्या हुआ, एक सेकेंड,
अब बोलो क्या बोल रहे हो? डेल्टा फेराइट है, फिर से बोलो। डेल्टा फेराइट है प्लस लिक्विड है, तो कार्बन परसेंटेज 0.55 इसके सेंस में होगा ना, जब लिक्विड प्लस में ये वाली चीज होगी डेल्टा फेराइट। अगर प्योर डेल्टा फेराइट होगा तो फिर हमारे 0.1 होगा। प्योर डेल्टा फेराइट की मैक्सिमम परसेंटेज है 0.1, जबकि लिक्विड प्लस डेल्टा फेराइट की मैक्सिमम परसेंटेज है ये, ठीक है 0.55। हाँ गामा भी इस पर क्या चीज, ये फिगर मैंने कल का सही बनाया नहीं बनाया पहले ये बता दो, कि मुझे ये वाली चीज याद नहीं रहती है। हाँ तो वो चीज यार ऑब्वियस मैंने पूछा भी था स्टार्टिंग में कि ये चीज फिगर सही भी है नहीं, ये कहाँ से जा रहा है, यहाँ से ऐसे। अब ठीक है, हाँ ठीक है यार, ये चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे माइंड में हमेशा क्या चलता है, ये वाला पार्ट, ना कि ये वाला। ठीक है मेरे माइंड में ये वाला चलता है। ठीक है चलो, और मैंने आपसे बोला है आपके यहाँ अगर जेईई में क्वेश्चन आएगा तो कौन सा आएगा, मैक्सिमम इस वाले का पार्ट। ठीक है क्योंकि मैं पूरा बना रहा हूँ इसलिए मैंने ये चीज ली थी। कल मैंने क्या बोला था आपको, ये एल प्लस डेल्टा ना, हाँ याद आ रहा है। ठीक है एल प्लस डेल्टा हमारा ये था, तो एल प्लस डेल्टा का क्या हो गया मैक्सिमम 0.55। ठीक है मैंने आपको जिस टाइम मुझे डाउट हो जाता है ना कि हाँ मैं शायद थोड़ा सा कुछ इस चीज को मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं पूछता हूँ, बट आप अगर वहां पर हाँ बोल देते हो तो गड़बड़ है ना, आपने हाँ बोला था मुझे याद है। ठीक है चलो किसी ने तो बोला था तभी मैं आगे चला। ठीक है चलो ये अच्छा किया, ये अच्छा किया अंकित जी कि आपने उस चीज को याद रखा। चलो चलो, अरे कहाँ जा रही भाई तू। देखो मेन हमारे पास जो चल रहा है ना, प्लीज उस पर फोकस करो। ठीक है मेन हमारे पास क्या चीज, हाँ ऐसे क्या बोल रहे हैं, अरे यार चलो मुझे देख रही है, देखने दो। ठीक है तो अभी क्या है, हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ये जो चीज मैं अब बताने वाला हूँ ना, ये चीज है मेन, जो ये वाली चीज अभी बताने वाला था ना, ये वाली, इसको जरा समझिए। मैं बात कर रहा था परलाइट की। परलाइट में अगर 0.83 है तो हर एक ग्रेन किसकी है, परलाइट। हर एक ग्रेन किसकी है, ये तो कलर बड़ा ही गड़बड़ हो रहा है, हर एक ग्रेन है परलाइट। मतलब आप ब्लैक को समझ लो, ठीक है कि ब्लैक मेरा फेराइट है और ये मेरा परलाइट है। आप समझ में आ गया? ठीक है ऐसे मैं लेके चलता हूँ। ये जो मेरे पास है ये वाली ग्रेन, मैंने एक ग्रेन पकड़ ली ऐसे, इस ग्रेन में मैं क्या पूछ रहा हूं, इस परलाइट में, ये परलाइट कौन से वाले कॉम्बिनेशन का बन के आ गया, 0.83%। 0.8% के बेसिस पर इस परलाइट में जो मेरा फेराइट है, फेराइट, ठीक है अल्फा आयरन, वो कितनी परसेंटेज रखता है। क्वेश्चन समझ रहे हो? मैं कार्बन परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं कि एक ग्रेन के अंदर जो कि परलाइट की ग्रेन है, उस परलाइट की ग्रेन के अंदर कितना मेरा फेराइट का परसेंटेज है। फेराइट का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, FBCC। ठीक है जबकि उसमें दूसरा जो है वो है सीमेंटाइट, वो सीमेंटाइट कितना परसेंटेज होगा, 50%? नहीं 50/50/3। चलो अभी इन चीजों को हम देख रहे हैं, मैं क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है आयत जी अभी तक सुन नहीं रहे थे आप, यही गलती करते हो आप, यही गलती करते हो, जब मैं कहता हूँ सुन लो तो सुनते नहीं हो, उसके बाद सोचते हो कि अब समझ में आएगा। चेहरे समझ में आ जाते हैं कि कौन मेरी बात सुन रहा है कौन नहीं। ठीक है चलो, परलाइट में सीमेंटाइट की कितनी परसेंटेज लाई करेगी और फेराइट की कितनी परसेंटेज लाई करेगी, जब मेरे पास कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 0.83। ये टेक्टोइड का ही क्वेश्चन आपके यहाँ आएगा। ठीक है तो 0.83 के हिसाब से मुझे ये बताइएगा मास परसेंटेज ऑफ सीमेंटाइट कितना है एंड मास परसेंटेज ऑफ फेराइट कितना है इन दी परलाइट। 0.83 में कितना, 3/1 सीधा। ठीक है अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले ये सोचो सीमेंटाइट में कार्बन एंड आयरन का जो परसेंटेज है वो कितना होता है, मतलब मैक्सिमम सीमेंटाइट कितना आ सकता है। किसी भी एक 6.67 कैसे निकाला, 6.67 कैसे निकाला, पहले इस चीज को समझो, पहले ये समझो। मैं समझ रहे हो ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि इसमें 0.83 वाले कॉम्बिनेशन में, 0.83 वाले कॉम्बिनेशन में मतलब जो परलाइट की ग्रेन है उसमें फेराइट एंड सीमेंटाइट का रेशो कितना कितना है। ठीक है कार्बन रेशो नहीं पूछ रहा हूं,
आयरन रेशो नहीं पूछ रहा हूं मैं, वो जो फेराइट बन के आया बीसीसी और जो सीमेंटाइट Fe3C कॉम्बिनेशन बन के आया मैं उनके रेशोस पूछ रहा हूँ, ठीक है, वो कितने कितने हैं। तो पहले इसको समझने से पहले एक चीज और समझो कि अगर मैं कहता हूं Fe3C, इस Fe3C में कार्बन परसेंटेज कितना होता है। अब मैं सिर्फ उसमें जो सीमेंटाइट था ना, मैं उस सीमेंटाइट के अंदर कार्बन परसेंटेज की पूछ रहा हूं। ये भी क्वेश्चन आता है, ये कितना होता है 25%, 25%, यही गलती कर रहे हो। कार्बन परसेंटेज कितना है, अगर आप इसे ऐसे लेके चलो 6.67 आया, वो आया, मैंने बोल दिया कि 6.67 मैक्सिमम होता है, उसे प्रूफ तो करो। हाँ 67%, ये क्यों आया कार्बन परसेंट 67 नहीं 6.67%, 67 तो बहुत ज्यादा हो गया, 6.67% क्यों आया। एक बात बताओ, आयरन का रेडियस, मैं Fe3C के कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ ना, उसमें कार्बन का कितना परसेंटेज है ना। तो एक बात बताओ, ऑर्थोरोम्बिक बना दिया मैंने, मान लीजिए ये बन गया ऑर्थोरोम्बिक, इसमें क्या है 12 क्या है आयरन, ठीक है, और 4 क्या है कार्बन, या फिर Fe3C के हिसाब से क्या बोल दूंगा रेशो के हिसाब से 3:1 के 3 टाइम्स क्या है आयरन, 1 टाइम क्या है कार्बन, ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज लेके चला तो एक बात बताइए, मैं इसके अंदर एक यूनिट सेल के अंदर एक ऑर्थोरोम्बिक वाले कॉम्बिनेशन Fe3C के अंदर मैं ये देख रहा हूं कि कार्बन परसेंटेज कितनी है, तो कार्बन का भाई मास के हिसाब से आएगा ना, Fe के मास के हिसाब से आएगा ना परसेंटेज। आप क्या सोच रहे हो कि ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम सेम है, ये सेम बॉल्स हैं, ये अलग अलग है ना। Fe क्या है ज्यादा बड़ी रेडियस का, कार्बन क्या है छोटी रेडियस का, तो कार्बन क्या सेम परसेंटेज के हिसाब से रहेगा जैसे आप 3:1 सोच रहे हो अपने माइंड में। मास परसेंटेज पूछ रहा हूं, एटम नंबर परसेंटेज नहीं पूछ रहा। परसेंटेज हमेशा मास परसेंटेज होता है ना, एटम नंबर परसेंटेज होता है क्या। एटम नंबर कितने हैं, नंबर काउंट करोगे क्या, नहीं ना, मास काउंट करोगे ना। अगर मैं आपसे कह दूं कि पूरे का पूरा रूम हमारा किससे भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, शुगर की छोटी छोटी जो चीनी होती है ना, चीनी, उससे भरा हुआ है, ठीक है, शुगर की चीनी, चीनी जो होती है, ठीक है, उससे भरा हुआ है पूरा, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए इनफाइनाइट, गिनते फिरो उन्हें, ठीक है। और इसमें मैं क्या कर दूं 2 कोस्को की बोल रख दूं, तो ऐसे बोलोगे कि इनफाइनाइट बाई 2, समझ रहे हो, या फिर अगर फुटबॉल रख दूं, ठीक है, या फिर ऐसे कर दूं कि बहुत बड़ी बड़ी बॉल रख दूं 2। अब बताओ मास फ्रैक्शन किसका है ज्यादा, उन इनफाइनाइट एटम्स का, ठीक है, या फिर उन 2 बड़ी बड़ी बॉल्स का। ऑब्वियस है मास फ्रैक्शन तो 2 बड़ी बड़ी बॉल्स का ज्यादा होगा ना, जो पूरा एरिया घेर रहे, बॉल्स का, होलो नहीं सॉलिड मान लो, ठीक है, आप उसमें टेंशन ले लोगे फिर, सॉलिड मान लो, सारा एरिया किसने घेर लिया, सॉलिड ने, बट वो नंबर में कितनी है सिर्फ 2, और जबकि चीनी के छोटे छोटे एटम्स कितने नंबर में, इनफाइनाइट, अभी भी नहीं गिन पाओगे। समझ में आ रहा है, तो फंस रहा है ना मामला, जब आप एटम के हिसाब से सोच रहे हो 3:1 3:1, ऐसे नहीं है, मास फ्रैक्शन की बात होती है। तो मास फ्रैक्शन में क्या होगा, मास के हिसाब से कैलकुलेशन होगी कि कार्बन परसेंटेज उस Fe3C में कितना है। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। आप इसे सीधा ये नहीं बोलोगे Fe3C है तो सर सीधा कार्बन परसेंटेज कितना हो गया 25%, क्योंकि सर इस चीज को हम 4 में डिवाइड कर लेंगे, 100% पूरा होता है, 4 में डिवाइड कर लेंगे, 4 एटम है, 3 और 1 4, तो 4 के हिसाब से कितना हुआ 25% एंड 75%। माइंड में ये चल रहा होगा पक्का, है ना। तो ये चीज तो फंस गई ना, आपने हर चीज को क्या माना सेम, और ये सेम रियल में नहीं है, एक आयरन है तो एक क्या है कार्बन, इसका मतलब मास फ्रैक्शन लिया जाएगा। मास फ्रैक्शन क्या होगा, कार्बन का परसेंटेज निकाल रहे हो तो कार्बन का क्या होता है एटॉमिक वेट 6C12, आयरन का क्या होता है 26Fe56, ठीक है, 26Fe56, 26 दूनी मतलब हमेशा याद होगा न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों मिक्स करके आते हैं तो 52 के आसपास पहुंचता है, ठीक है। तो ये चीजें आगे की होती है ना, तो उसमें एक्स्ट्रा भी हो जाता है, जैसे कि 6C14 भी होता है, बट वो उसके क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, आइसोटोप्स, है ना, आइसोटोप शायद बोलते हैं उन चीजों को, इतना केमिस्ट्री में मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या है 6C12, तो यहाँ पर आप जरा कैलकुलेशन करना इसका, ये क्या है मेरा 12 डिवाइडेड बाई 12 into 1, रेशो वो याद हम कर सकते हैं, नहीं तो 4 से करो, नहीं तो 12 कर लो उधर, नहीं तो 1 कर लो सीधा। 12:1 मतलब 1 मॉलिक्यूल के हिसाब से आयरन के कितने हैं, आयरन कितने हैं, अगर 1 ये है कार्बन है तो आयरन कितना है 3, बहुत बढ़िया। अगर 1 कार्बन है तो आयरन कितने हैं 3, और अगर 4 लेके चलोगे तो 12 मानोगे, ठीक है, तो वो तो मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो 12 into 1 डिवाइडेड बाई टोटल वेट किसका है उस Fe3C का, टोटल वेट में क्या होगा 56 गुणा 3 प्लस 12 गुणा 1, है ना। इसकी कैलकुलेशन करके बताओ कितना आ रहा है, आ गया।
ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करोगे कितना आ गया 6.67%। ठीक है, तो इसका मतलब कार्बन परसेंटेज कितनी है Fe3C में 6.67%। बात समझ में आ गई है? बाय मास, ये हम मास के हिसाब से, नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से नहीं चलेंगे, है ना, बाय मास। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हमेशा यही वाली चीजें सोच के चलते हैं। तो अब एक आंसर क्या निकल के आया, कंफ्यूजन यही होती है, वर्डिंग पढ़ लेते हो फिर माइंड में जो चल रहा होता है वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि दो तीन चीजें यहाँ पर एक साथ होती हैं परसेंटेज में। एक होता है सीमेंटाइट की परसेंटेज और एक होता है सीमेंटाइट के अंदर कार्बन की परसेंटेज। तो कार्बन की परसेंटेज इन सीमेंटाइट कितनी होती है 6.67। अगर मैं कहता हूं परलाइट के अंदर सीमेंटाइट की परसेंटेज तो वो 6.67 नहीं है। बात समझ में आ गई ना? क्लियर। तो यहां पर जो मेरी परलाइट के अंदर सीमेंटाइट की परसेंटेज निकलेंगी वो बताइए। सीमेंटाइट की मैक्सिमम परसेंटेज जो कार्बन की परसेंटेज हम मिला सकते हैं वो कितनी मिला सकते हैं किसी भी एक ग्रेन के अंदर 6.67। उसी का ग्राफ मेरा यहाँ होता है 6.67। इससे ज्यादा परसेंटेज हम मिलाओगे नहीं, हर चीज क्या बन गई है सीमेंटाइट। यहाँ फेराइट बचा ही नहीं, समझ रहे हो? यहाँ क्या बन के आ गया सारे का सारा मॉलिक्यूल सीमेंटाइट 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 सीमेंटाइट। तो मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज कितनी आ गई उसमें 6.67%। और 100% क्या हो गया, 100% क्या हो गया सीमेंटाइट। बात समझ रहे हो या नहीं मेरी? ठीक है, अभी ये चीज आगे आएगी और ठीक है, बट ये आपके यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, इतना ही रहने दो। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरे माइंड में फिर बाइनरी फेस चल जाती है, वो चीजें आपके यहाँ है नहीं। ठीक, तो अभी क्या है, ये वाली जो चीज मैं यहाँ पर लेके चल रहा था, ये परसेंटेज कितनी है 0.83। मुझे कैलकुलेशन जिस पर करनी है मैं वो लेके चला 0.83 पर कैलकुलेशन करनी है। सीमेंटाइट मैक्सिमम कितना आ सकता है, सीमेंटाइट में कार्बन की परसेंटेज मैक्सिमम कितनी आ सकती है 6.67%। समझ रहे हो? ये जो मैं 0.83 लिख रहा हूं ये कार्बन की परसेंटेज है। मेरी बात गलती मत करना फिर से, मैं क्या बोल रहा हूं, ये 0.83 क्या है कार्बन की परसेंटेज, ये क्या सीमेंटाइट की परसेंटेज है। समझ रहे हो ना? 0 से 100% चलता है सीमेंटाइट। ठीक है, ये क्या है मेरा कार्बन की परसेंटेज। जब ये कार्बन की परसेंटेज है कितनी मैक्सिमम जा सकती है कार्बन की परसेंटेज 6.67। इससे ज्यादा जा नहीं सकती किसी भी एक ग्रेन के अंदर। ग्रेन के अंदर जो भी हमारा सीमेंटाइट है उसके अंदर ये चीज नहीं जा सकती अगर पूरा का पूरा सीमेंटाइट ही बन जाए तो। ठीक, तो 0.83 पर आपका फेराइट कितना परसेंटेज मैक्सिमम जाएगा कार्बन को लेके, मतलब 0.83 में कार्बन का परसेंटेज फेराइटिक कितना होगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 0.83% कार्बन है एक आयरन के पूरे ब्लॉक के अंदर। तो एक ब्लॉक के अंदर 0.3% कार्बन है, तो आप इस एक के ग्रेन के अंदर ही 0.3% कार्बन मान के चलोगे 0.83। ठीक, उस कार्बन के अंदर जो मेरा फेराइटिक है वो फेराइटिक कितना परसेंटेज मैक्सिमम लेता है, कितना परसेंटेज मैक्सिमम लेता है 723 पर, कितना परसेंटेज मैक्सिमम फेराइटिक कार्बन में जाएगा। फेराइटिक कार्बन समझ रहे हो ना, जो कार्बन मेरा बीसीसी के अंदर जाएगा कितना जाएगा 0.025। नहीं समझ में आ रहा? बिल्कुल नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया। मेरी वर्डिंग को समझोगे तो हो जाएगा काम। आपको ज्यादा चीजें नहीं समझनी, जो जो बोल रहा हूँ प्लीज उस पर ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कहानी ना मैं आपको रटवाना नहीं चाह रहा बिल्कुल भी, क्योंकि इतना टाइम हमने कल दे दिया, तो ये चीज फाइनली बस समझ लो और खत्म हो जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट ना। 0.83 ये आगे पूरा कंप्लीट करने के बाद कहाँ पहुंच रहा है ये 6.67। ठीक है, ये क्या है हमारा 0.008। ठीक है, ये 0, ये है मेरा 723 डिग्री। ये परसेंटेज कितनी थी मेरी कल बताई थी मैंने 0.025। थोड़ा सा फील करना है इस चीज को। ये है 6.67% कार्बन, ये है हमारा 0% कार्बन। कार्बन कार्बन में 0.83% जैसे मैंने डाला, मतलब कार्बन 0.83% मैंने डाला ग्रेन के अंदर। ठीक है, ग्रेन के अंदर भी 0.83%, तो परसेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मास से हमें मतलब ही नहीं है, परसेंट इतना जाना है ग्रेन के अंदर भी, परसेंट इतना जाना है पूरी बॉडी के अंदर भी। तो 0.83% में से कितना कार्बन फेराइटिक बना रहा होगा, कहां पर? माइंड में टेम्परेचर कितना लेके चलोगे, पूरा नहीं 723।